हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट, जिसमें हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर। ठीक है ना, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कहता है कि कंपनी के बारे में ये कहता है कि कंपनी क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, यानी रजिस्टर्ड है। इनकॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कहाँ पे है, कंपनी एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक तरह से क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। मतलब समझ गया ना, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन अपने नाम से लोन ले सकता है, आपको लोन दे सकता है, आपसे परचेज कर सकता है, आपसे सेल कर सकता है। क्रिएटेड बाय लॉ, ये तो मैंने पहले ही बता रखा था। कौन सा लॉ, कंपनी एक्ट। हैविंग ए लीगल पर्सनालिटी, यानी लीगल पर्सनालिटी होता है, लाइक मीन्स लीगली, कानून के नज़र में ये भी एक पर्सन होता है। सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी ये अपने मेंबर से अलग होता है। इट मीन्स अगर कल को कंपनी की जो एसेट है, कंपनी की लायबिलिटी पूरा नहीं कर पाती, ऐसे केस में जो कंपनी के मेंबर हैं उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो लायबल नहीं होगी। परपेचुअल सक्सेशन, इट मीन्स क्या होता है आपका, कोई मेंबर आए जाए, डेथ कर जाए, रिटायर कर जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी फॉरएवर चलती रहेगी। एंड कॉमन सील, कॉमन सील क्या होता है, कंपनी का एक सिग्नेचर होता है। ठीक ना, कॉमन सील क्या है, कंपनी का एक सिग्नेचर होता है, जिस तरह नहीं कंपनी का एक मोहर होता है। तो अगर कंपनी का कॉमन सील है, वैसे पहले कंपलसरी हुआ करता था, अब कंपलसरी नहीं है। अगर कंपनी के पास अपना खुद का कॉमन सील है तो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे कंपनी के, अगर उस डॉक्यूमेंट में कॉमन सील लगा होगा तभी वो डॉक्यूमेंट वैलिड माने जाएंगे, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माने जाएंगे। अब बात करते हैं फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है कंपनी की। पहली बात क्या लिखा हुआ आपका, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कानून के नज़र में कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी ये अलग है और इसके मेंबर अलग है। क्या कहता है, एक कंपनी इज ए लीगल पर्सन, कंपनी क्या है, लीगल पर्सन है, यानी कानून के नज़र में ये भी क्या है, एक पर्सन है। इट्स एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी ये अपने मेंबर से क्या है, अलग होता है। यानी कोई भी चीज़ जो परचेज होगा, सेल होगा, वो किसके नाम से होगा, कंपनी के नाम से होगा। जो बैंक अकाउंट ओपन होंगे वो भी कंपनी के नाम से होंगे। ठीक है ना। अब बात ये उठती है कि अगर ये लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, इट मीन्स ये बात होगी अगर कंपनी कल को वाउंड अप होती है तो कंपनी के जो लायबिलिटी है उसके लिए मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। क्लियर है ना। सिंस द कंपनी हैज ए लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर, क्रेडिटर ऑफ सच कंपनी, जो कंपनी के क्रेडिटर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी पर केस करेंगे, कंपनी के मेंबर पर केस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने गुड्स किसको दिया है, कंपनी को। किसके नाम पर सेल किया है, कंपनी के नाम पर। किसके नाम पर परचेज हुआ है, कंपनी के नाम पर। और कंपनी क्या है, मेंबर से अलग है, यानी कानून के नज़र में कंपनी एक लीगल पर्सनैलिटी है। उसको अगर कंपनी की एसेट पूरा ना कर पाए तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कंपनी के मेंबर हैं वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। सेकेंड क्या होता है आपका, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मेंबर के आने के, मेंबर के जाने से, मेंबर के इंसॉल्वेंट होने के, मेंबर के रिटायरमेंट होने से, मेंबर के डेथ होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी फॉरएवर क्या होगी, चलती रहेगी। मतलब शेयर होल्डर आए जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी क्या होगी, चलते रहेगी। ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। आई बात समझ में, मैं फिर से बताता हूँ। परपेचुअल एग्जिस्टिंग मतलब ये होता है कंपनी के किसी मेंबर के आने के, जाने से, डेथ करने से, इंसॉल्वेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी क्या होती है, फॉरएवर चलते रहती है, जब तक कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वाउंड अप ना हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। जो कंपनी के मेंबर होते हैं ना, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड कहाँ तक होती है, उन्होंने जो शेयर्स परचेज कर रखे हैं उस शेयर्स के फेस वैल्यू के अनपेड अमाउंट तक होती है। फिर से मेरी बात सुनना, कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड कहाँ तक होती है, उनके पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं उस शेयर्स के फेस वैल्यू के अनपेड अमाउंट तक। कहाँ तक लिमिट होती है, अनपेड वैल्यू ऑफ इस शेयर्स, यानी उस शेयर्स के जो अनपेड अमाउंट होती है वहाँ तक उनकी लायबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़, उसने पेमेंट कितना कर रखा है, 8 रुपीज़,
तो अब कंपनी उससे मैक्सिमम कितना ले सकती है, 2 रुपीज़ और ले सकती है। मीन्स जो कंपनी के मेंबर होते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होती है, उनके पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं उस शेयर्स की जो अनपेड अमाउंट है वहाँ तक वो लायबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन सील। मैंने कहा था ना, कॉमन सील क्या होता है, कंपनी का सिग्नेचर होता है। तो कॉमन सील कंपनी के पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहले कॉमन सील कंपलसरी हुआ करता था, अब क्या कंपलसरी नहीं है। इट मीन्स कॉमन सील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कंपनी के पास कॉमन सील है, ऐसे केस में जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट पर कॉमन सील होना चाहिए, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो कैपिटल होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट में बटे होते हैं और इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। और ये जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास शेयर्स है, मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, आपको उस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही शेयर ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। अदरवाइज जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप एक दूसरे को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द ओनरशिप। अब कंपनी में तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो क्या सारे के सारे शेयर होल्डर कंपनी को मैनेज करेंगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। इसलिए क्या होता है, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ये कंपनी के ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपने रजिस्टर्ड कंपनी की, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो मेरी बात सुनो, रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि कंपनी एक्ट 2013 में क्या है, रजिस्टर्ड है। या फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी जो कंपनी पहले से थी, तो पहले वाली कंपनी भी तो पहले वाले कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। कंपनी एक्ट 2013 के पहले क्या था, कंपनी एक्ट 1956 था, उसके पहले भी कोई कंपनी एक्ट होगा। तो जो पहले की कंपनियां थी, जो पहले किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड थी, जब वो एक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, तो अब जो पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी थी अब क्या हो जाएंगी, इसमें रजिस्टर्ड मानी जाएंगी। तो मैंने क्या बताया, रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि कंपनी एक्ट 2013 में क्या है, रजिस्टर्ड है। या फिर उसके पहले कंपनी एक्ट 2013 के पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी थी जो कि प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड थी, उनको भी हम क्या मानते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी माना जाएगा। और ये जो रजिस्टर्ड कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आती है, जब इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव होता है। याद रहेगी बात ना, रजिस्टर्ड कंपनी एग्जिस्टेंस में तब मानी जाती है जब इन्हें क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव होता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी में क्या क्या बातें होंगी, अनलिमिटेड कंपनी होता है, एक क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, और एक क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। बाद में ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं उनको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। आइए हम इनकी डिटेल जानते हैं कि अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती हैं जिनके मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, यानी उनकी लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। याद रखिए बात ना, अनलिमिटेड कंपनी नाम से लग रहा है ना, तो वो कंपनी जिसके मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसे हम अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। तो ऐसे केस में अगर कंपनी लॉस हो रहा है और जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की लायबिलिटी को पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ऐसे केस में जो मेंबर है, मेंबर की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी क्या होगी, क्रेडिटर के लिए लायबल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये वो कंपनी होते हैं जिसके मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है, उनके द्वारा दिए गए गारंटी तक लिमिटेड होती है। लेकिन ये जो गारंटी एराइज कब होती है, कहता है लायबिलिटी ऑफ मेंबर विल एराइज, कब एराइज होती है, इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। याद रहेगी बात ना आपको हमेशा के लिए, जो कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी है, ऐसे केस में मेंबर की लायबिलिटी कितनी होती है, उनके द्वारा दिए गए गारंटी तक। लेकिन वो गारंटी एराइज कब होता है, वो लायबिलिटी एराइज कब होता है, तो याद रखना जब कंपनी क्या होगी, वाउंड अप होगी, और अगर उस टाइम कंपनी को ज़रूरत है पैसे की
तो वो अपने मेंबर से क्या कर सकती है, डिमांड कर सकती है। डिमांड कितना कर सकती है, जितना मेंबर ने क्या कर रखा है, गारंटी दे रखा हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इस केस में क्या होता है, नाम से ही है ना, जो कंपनी की लायबिलिटी है वो लिमिटेड कहाँ तक है, उसके शेयर्स तक लिमिटेड है। तो याद रखना ये वो कंपनी होती हैं जिसके मेंबर की लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच ऑफ देम। ठीक ना, उनकी लायबिलिटी तक कहाँ तक होती है, उनके जो मेंबर है उन्होंने जो शेयर्स ले रखा है उस शेयर्स के नॉमिनल वैल्यू तक लायबिलिटी होती है। ठीक है ना, तो नॉमिनल वैल्यू जैसे मान लो 10 रुपीज़ है और मेंबर ने क्या कर रखा है, 8 रुपीज़ पेड कर रखा है, तो लायबिलिटी कितने की है, 2 रुपीज़ की। अब और लायबल रह गए। मैक्सिमम लायबिलिटी कितने तक थी, 10 रुपीज़ की। उन्होंने कितना पे कर रखा है, 8 रुपीज़ पे कर रखा है, तो अब कितना के लिए वो लायबल है, सिर्फ 2 रुपीज़ के लिए और लायबल है। तो याद रखना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी होते हैं जिनके मेंबर की लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होती है, उनके द्वारा जो लिए गए शेयर्स है उसकी नॉमिनल वैल्यू तक लायबल होती है। कहता इफ ए मेंबर हैज पार्शली पेड शेयर्स इट कैन बी फोर्स टू पे द रिमेनिंग अमाउंट ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द ड्यूरिंग द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। यानी आप ड्यूरिंग द कंपनी भी क्या कर सकते हैं, आप डिमांड कर सकते हैं, और वाइंड अप होने के बाद भी क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। लेकिन याद है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी थी वैसे केस में उसकी जो मेंबर थी उसकी लायबिलिटी कब क्रिएट होती थी, जब कंपनी क्या होता था, वाउंड अप होता था। उसके पहले कंपनी अपने मेंबर से उनके द्वारा दिए गए गारंटी अमाउंट की डिमांड नहीं कर सकता। आइए देखते हैं नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन करती है। ठीक ना, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा। अब बात आती है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ये क्या होता है, कंपनी के मेंबर के बीच में, कंपनी के मेंबर के बीच में क्या राइट है, क्या लायबिलिटी है, कंपनी का जो इंटरनल प्रोसेस है वो कैसे वर्क करेगा, ये सारी बातें कहाँ लिखी रहती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहती है। तो याद रखना मैंने क्या बताया, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा शेयर के ट्रांसफ़र करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। मैं बताऊंगा ये रिस्ट्रिक्शन क्यों होता है। प्रोहिबिटेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हो लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। लेकिन याद रखना जब 200 काउंटिंग होगी, ऐसे केस में जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं और अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर उन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे थे, तो वो जब हम 200 काउंटिंग करेंगे मेंबर के लिए तो इसमें वो काउंट नहीं किए जाएंगे। और फिर अगर उन्होंने बाद में जॉब छोड़ दिया लेकिन फिर भी अगर उनके पास शेयर्स हैं तो भी वो 200 मेंबर में काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक ना, तो याद रखना क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय। लेकिन किस पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय की बात हो रही है, जिन्होंने ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। तो याद रखना मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200। और क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी, यानी ये पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते अपने शेयर्स लेने के लिए। याद रखिए बात ना, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते अपने कंपनी का शेयर्स लेने के लिए। अब बात आती है ये रिस्ट्रिक्शन लगाया क्यों गया था। मान लीजिए 200 मेंबर हैं, इन सब के पास शेयर्स हैं, इसमें अगर एक मेंबर के पास 3 शेयर पड़े हैं और उसने अगर ये तीनों शेयर 3 लोगों को दे दिया, ठीक ना, तो इधर कितने बच गए 199 मेंबर, इधर कितने बच गए 1 2 3, तो मेंबर कितने हो जाएंगे 202 हो जाएंगे। क्लियर है ना, 200 मेंबर में से एक मेंबर के पास शेयर कितने पड़े थे 3, उसने तीनों शेयर 1 2 3 पर्सन को दे दिया, तो 3 ये हो गए, इधर 1 चला गया और कितना बच गया 199, कुल मेंबर कितने हो गए 202। तो मेंबर क्या हो गया, एक्सीड कर गया, तो ये तो क्या हो गया, इलीगल हो गया ना। इसीलिए क्या किया गया, ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है ताकि मेंबर क्या हो पाए, इंक्रीज ना हो पाए 200 से। समझ आई बात ना। दूसरी बात, एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक की बात हुई थी, यानी जो मेंबर होते हैं ये आपस में ही या अपने किसी रिलेटिव को मेंबर बना लेते हैं, ठीक ना,
ये पब्लिक को ऑफर नहीं करते, यानी ये अखबार में ऐड नहीं निकालते हैं, ये टेलीविज़न पे ऐड नहीं निकालते हैं कि जिनको जिनको शेयर्स चाहिए वो अप्लाई करें। इस तरह का ऑफर वो पब्लिक को नहीं कर सकते हैं। तो याद रही की बात है, रिस्ट्रिक्शन, पहली रिस्ट्रिक्शन क्या थी, कंपनी के शेयर जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 200 होते हैं। और तीसरी बात, ये पब्लिक को शेयर्स लेने के लिए इनविटेशन ऑफर नहीं करती। और चौथी बात ये है, इन्हें अपने नाम के अंत में क्या लगाना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है। याद रखिए बात ना, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लगाना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। जो कंपनी प्राइवेट नहीं होती वो कंपनियां कौन सी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी कही जाती है। दूसरी बात, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, मैंने क्या बोला, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, तो याद रखना ये प्राइवेट कंपनी भी कौन सी कंपनी कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कही जाएगी। अब बात ये होती है सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, अगर किसी कंपनी का दूसरे कंपनी में मोर देन 50% अगर होल्डिंग हो, तो ये जो कंपनी होती है इस कंपनी के लिए सब्सिडरी कंपनी कही जाती है। फिर से मेरी बात सुनना, अगर किसी कंपनी का दूसरे कंपनी में 50% शेयर होल्डिंग हो, ठीक ना, ऐसे केस में ये जो कंपनी है इस कंपनी के लिए सब्सिडरी कंपनी कही जाती है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है तो ये प्राइवेट कंपनी भी क्या कहलाएगा, पब्लिक कंपनी कहलाएगा। अब कहता है पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। याद है ना, प्राइवेट कंपनी में कितना था, 200, यहाँ पर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। दूसरी बात, पब्लिक कंपनी क्या हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है और अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। इन्हें अपने नाम के अंत में क्या लगाना पड़ता है, लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लगाना पड़ता था, प्राइवेट लिमिटेड, और इसे क्या लगाना पड़ता है, लिमिटेड। इसके जो मेंबर होते हैं मिनिमम कितने होने चाहिए, 7, जबकि प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए थे, 2। पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 3, जबकि प्राइवेट कंपनी में क्या था आपका, 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर के बारे में। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना होना चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितना, 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना होना चाहिए, 7, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। इन्विटेशन टू पब्लिक, ठीक ना, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक को इन्विटेशन दे सकती है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, इसमें फ्रीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। प्राइवेट कंपनी को अपना खुद का बनाना पड़ता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है, नेसेसरी होता है प्राइवेट कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी के लिए नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि अगर उनका खुद का आर्टिकल नहीं है उन्हें क्या करना पड़ता है, टेबल एफ को फॉलो करना पड़ता है। टेबल एफ को फॉलो करना पड़ता है। टेबल एफ में सारी बातें लिखी होती है, ठीक ना। तो मैं फिर से बताता हूँ आपको, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या लिखी होती है, कंपनी और कंपनी के बीच में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, कंपनी और कंपनी के मेंबर के बीच में क्या रिलेशन है, मेंबर के पास क्या राइट है, मेंबर की क्या लायबिलिटी है, कंपनी का क्या इंटरनल मैनेजमेंट है, कैसे कंपनी मैनेज करेंगे, कैसे कंपनी वर्क करेगा, ये सारी बातें कहाँ लिखी होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर, आपकी जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, 2, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लगाना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड, जबकि पब्लिक कंपनी को नाम के अंत में क्या लगाना पड़ता है, आपको लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। तो ओपीसी क्या होता है, ओपीसी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, 1 मेंबर होते हैं। अब बात आती है मेंबर ऑफ ओपीसी, कौन मेंबर बन सकता है। याद रखना वो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। दूसरा क्या होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और तीसरा वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट इंडिया उसको बोलते हैं
जिसने प्रीसीडिंग ईयर में, जिसने क्या किया हो, प्रीसीडिंग ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहा हो, उससे हम क्या बोलते हैं, रेसिडेंट इन इंडिया बोलते हैं। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 OPC, ठीक ना, यानी एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, एक OPC बना सकता है, यानी एक पर्सन 2 OPC नहीं बना सकता। इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 50 लाख रुपये, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर, इसका जो एनुअल टर्न होना चाहिए पिछले 3 साल में 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखिए बात ना, प्रीसीडिंग 3 ईयर में इसका जो टर्नओवर होना चाहिए वो कभी भी 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब बात आती है पर्पस। एक बार याद रखना, जो OPC होता है वो चैरिटेबल पर्पस से नहीं बनाया सकता, बिजनेस पर्पस से बना सकते हो, चैरिटेबल पर्पस से आप OPC नहीं बना सकते। अब तीसरी बात ये कन्वर्सन, अगर आप चाहते हो OPC को कन्वर्ट करना, किसमें, पब्लिक कंपनी में या फिर प्राइवेट कंपनी में, तो एटलीस्ट कम से कम 2 ईयर एक्सपायर होने के बाद, जब आपने अपना OPC बनाया था उसके 2 ईयर एक्सपायर होने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, OPC को या तो पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। या दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर आपका जो शेयर पेड अप शेयर कैपिटल है, अगर वो 50 लाख रुपीज़ से क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए, तो आपका ये जो कन्वर्सन है वो क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि आप उसे पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए से क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए, ऐसे केस में भी क्या करना पड़ता है, आपका कन्वर्सन मैंडेटरी हो जाता है कि आप या तो अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करो या फिर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करो। अब इसके फायदे क्या होते हैं, OPC बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब आपको बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें एक तो आपको कैश फ्लो नहीं बनाना पड़ता, दूसरी बात ये है कि आपको बहुत सारा रिलैक्सेशन मिल जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग का, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग का, कोरम फॉर मीटिंग का, प्रॉक्सी का, इन सब से आपको क्या मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्योंकि ये सब प्रोविज़न ये आप पर अप्लीकेबल नहीं होता, OPC पर अप्लीकेबल नहीं होता। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं अपने शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या होता है, मेरी बात सुनो, ये मान लो कंपनी की कैपिटल है, कितनी कैपिटल है, 5 लाख रुपीज़, और इसलिए आपने क्या किया, 1 लाख यूनिट से क्या किया, डिवाइड कर दिया, यानी पर यूनिट कितने का पड़ा, 5 रुपीज़ का। तो ये जो 1 यूनिट है ना 5 रुपीज़ का, इस 1 यूनिट को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, कितने, 5 रुपीज़ का, हो सकता है 10 रुपीज़ का, और इस यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, है ना। फिर से बात करते हैं, कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ फिक्स अमाउंट एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। इस यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। जैसे कंपनी की कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपीज़ है, आपने इसे क्या किया, 1 लाख यूनिट में डिवाइड कर दिया, तो एक यूनिट कितने का पड़ गया, 10 रुपीज़ का। ये जो एक यूनिट है 10 रुपीज़ का, इसे हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। अब बात आती है नेचर ऑफ शेयर्स। तो याद रखना, शेयर्स क्या होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, यानी आप इसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजन लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इसे क्या मानता है, गुड्स मानता है, यानी आप इसे बैंक में रख कर लोन भी ले सकते हैं। तो याद रखिए बात ना, शेयर्स आपके लिए क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविज़न दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके डिस्क्लोजर की बात करते हैं, जो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल होती है। अब बात ये ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कि कंपनी इशू कर सकती है, कंपनी ऑथराइज कैपिटल से अधिक इशू नहीं कर सकती। तो ऑथराइज कैपिटल कहाँ लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। अब कौन से शेयर के साथ कौन सा राइट है, कौन सा ऑब्लिगेशन है, ये सारी बातें कहाँ लिखी रहती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। याद रखिए बात ना आपका, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि कंपनी के पास राइट है, नाम ही है ना ऑथराइज कैपिटल, यानी ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि कंपनी को ऑथराइज है वो इशू कर सकती है। लेकिन जो शेयर इशू की जाएगी उस शेयर्स पर क्या राइट है, उस शेयर्स की क्या ऑब्लिगेशन है, ये सारी बातें कहाँ लिखी रहेगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है आपका इक्विटी शेयर्स। अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है
जिनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट होती है। जिनके पास क्या होता है? 2 प्रेफरेंशियल राइट होती है। नाम से ही लग रहा है ना प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट होती है। कौन कौन सा राइट? पहला राइट क्या होता है? अगर कंपनी, मेरी बात सुनना, कंपनी शेयर होल्डर को क्या देती है? डिविडेंड। कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट शेयर होल्डर को किस रूप में दी जाती है? डिविडेंड के रूप में दी जाती है। लेकिन कंपनी डिविडेंड तभी देगी जब कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। तो बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर, मैंने क्या बोला? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट होता है। किसके ऊपर? इक्विटी के ऊपर। किसके ऊपर? इक्विटी के ऊपर। तो वो कौन कौन से राइट होते हैं? यानी कल को अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो पहले किसको देगी? प्रेफरेंस शेयर्स को। बाद में किसको देगी? इक्विटी को। कल को अगर कंपनी वाउंड अप होती है, क्या होती है? वाउंड अप होती है, तो पहले किसका पैसा लौटाया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स का। बाद में किसका पैसा लौटाया जाएगा? इक्विटी शेयर्स का। याद रही बात ना। तो ये 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। पहला प्रेफरेंशियल राइट क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डेट से डिविडेंड मिलता है बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर। यानी इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे करने के पहले किसको डिविडेंड मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। और कल को अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो पहले पैसा किसका लौटाया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर को। बाद में पैसा किसको लौटाया जाएगा? इक्विटी शेयर को। तो ये 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं किसके पास? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। किसके ऊपर राइट होता है? इक्विटी के ऊपर। यानी कल को अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को। बाद में किसको मिलेगा? इक्विटी को। और कल को अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो पहले पैसा किसको लौटाया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स को। बाद में किसको लौटाया जाएगा? इक्विटी शेयर्स को। और जिनके पास ये 2 प्रेफरेंशियल राइट नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर बोलेंगे। याद रखिए बात ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने तरीके के होते हैं? मेरी बात सुनना। एक होता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक क्या होता है आपका? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, कंपनी को प्रॉफिट होगी तो डिविडेंड देगी। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगी तो क्या करेगी? डिविडेंड भी नहीं देगी। अब बात यह है कि देखो प्रेफरेंस शेयर में ऐसा लिखा होता है 6% प्रेफरेंस शेयर्स, 7% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। इट मीन्स ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर जितने का है उस पर क्या मिलने वाला है? उनको 9% डिविडेंड मिलने वाला है। अगर प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ का है तो 100 रुपीज़ का 9% कितना होता है? 9 रुपीज़ होता है। अब मैं बता रहा हूँ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कहता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका इज डेट शेयर ऑन विच एरियर ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेटेड। जैसे मान लेते हैं अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या करेगा? डिविडेंड नहीं देगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन फिर अगर नेक्स्ट ईयर क्या होता है? प्रॉफिट होता है, तो पहले पैसा किसको दिया जाएगा? जो प्रेफरेंस शेयर का बाकी है। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर को करंट ईयर का डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद किसको दिया जाएगा? इक्विटी को दिया जाएगा। फिर से मेरी बात सुनना, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर नाम से ही है ना, यानी अगर आप इनको डिविडेंड नहीं दोगे तो इनका डिविडेंड क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। और नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो पहले क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनको जो पुराना डिविडेंड है जो एक्यूमुलेट हुआ है वो दोगे। फिर प्रेफरेंस शेयर को करंट ईयर का डिविडेंड दोगे। उसके बाद जो बचेगा वो किसको दिया जाएगा? इक्विटी को दिया जाएगा। नाम से ही कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनका अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ था, ऐसे केस में जो भी आपने डिविडेंड नहीं दिया जो उनका बनता था वो क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। और नेक्स्ट ईयर जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले उनको पुराना वाला डिविडेंड दिया जाएगा जो एक्यूमुलेट हुआ था। फिर करंट ईयर का डिविडेंड दिया जाएगा। और फिर भी अगर बच जाता है तो किसको दिया जाएगा? इक्विटी को दिया जाएगा। कहते हैं इट इम्प्लाइड दैट इन केस नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एनी पर्टिकुलर ईयर द एरियर ऑफ डिविडेंड शैल बी पेड इन द ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। जब भी डिविडेंड क्या होगा? डिक्लेयर किया जाएगा तो उनको क्या किया जाएगा? पुराना वाला डिविडेंड भी दिया जाएगा। द एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन दिस शेयर आर शो, कहाँ शो करते हैं? या तो कमिटमेंट में शो करते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी के नाम से, या फिर कमिटमेंट के नाम से शो करते हैं। याद रखिए बात ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो आपने डिविडेंड नहीं दिया वो आपका कहाँ दिखता है? कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखता है।
अब बात करते हैं नॉन कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर। नाम से ही लग रहा है ना, नॉन कम्युनिटिव, यानी अगर प्रॉफिट होगा तो इनको मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इनको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर की बात होगी, पिछले साल का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। नाम ही क्या है, नॉन कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रॉफिट है तो दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा इनका। अब नेक्स्ट ईयर जब डिविडेंड दिया जाएगा तो नेक्स्ट ईयर का दिया जाएगा, पुराना कोई हिसाब किताब नहीं होगा। कहता है द होल्डर ऑफ सच शेयर गेट ए फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर इन एनी ईयर ड्यू टू एनी रीजन। याद रखना, सच शेयर होल्डर गेट नथिंग नॉर कैन दे क्लेम अनपेड डिविडेंड ऑफ एनी ईयर इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, क्योंकि सब्सिक्वेंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सब्सिक्वेंट ईयर की बात होगी, प्रीवियस ईयर की बात नहीं होगी। यानी प्रॉफिट है तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो भूल जाओ, नेक्स्ट ईयर सिर्फ नेक्स्ट ईयर की बात होगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही लग रहा है पार्टिसिपेट करने की बात हो रही है। मैंने कहा था ना, प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, डिविडेंड फिक्स रेट से होता है, 6%, 7%, 8%। तो पार्टिसिपेटिंग क्या करता है, जो मेरा है वो तो मुझे मिलेगा ही, और इक्विटी को देने के बाद जो बचेगा उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो वो क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है। नाम से ही लग रहा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यानी पार्टिसिपेट करने की बात कर रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर को जो फिक्स रेट है 7%, 6%, वो तो मिलेगा ही। उसके मिलने के बाद जो आप इक्विटी शेयर को दोगे, इक्विटी शेयर देने के बाद भी अगर बच जाता है तो उस प्रॉफिट में भी क्या करेगी, ये कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करेगा। अगर कंपनी को कल वाउंड अप होता है तो पहले पैसा किसको मिलेगा, इनको तो मिलेगा ही, फिर इक्विटी को देने के बाद भी अगर बच जाए तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे शेयर को हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। कहता है इज दैट शेयर विच इन एडिशन टू द टू बेसिक प्रेफरेंशियल राइट, वो तो राइट है ही, और क्या राइट होगा, राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, यानी कल को अगर कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट होता है इक्विटी को देने के बाद, तो उसमें भी क्या करेगा, ये प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट करेगा। कल को अगर इक्विटी को कल को अगर वाउंड अप होता है, वाउंड अप होने के बाद अगर इक्विटी को उनकी पैसा देने के बाद अगर फिर भी बच जाता है, उसमें क्या करेगा, ये प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट करेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अब बात आती है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर्स होते हैं। नाम से ना, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यानी इनको सिर्फ और सिर्फ अपने फिक्स रेट से मतलब है, इनको 6% दे दो, बाकी इनको कोई मतलब नहीं है किसको क्या दिया किसको क्या नहीं दिया। कल को अगर वाउंड अप होगी तो इनका जो हिस्सा वो इनको दे दो, बाकी क्या फ़ायदा है क्या लॉस है हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये कौन से होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कहता है सच शेयर गेट ओनली फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर in do not carry a right to participate in the surplus profit या in any surplus asset on winding up unless expressly provided। अगर कुछ न दिया, अगर कुछ ना बोला हो तो हम क्या मानेंगे, इसे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मानेंगे। याद रखिए बात ना, अगर कुछ ना दिया हो तो याद रखना प्रेफरेंस शेयर को हम कौन सा मानते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मानते हैं। अब बात आती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल मतलब होता है क्या, पैसा को लौटाना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनका पेमेंट कुछ टाइम बाद कर दिया जाएगा ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस, यानी 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। याद रखना हमारे इंडिया में कोई भी कंपनी, यानी कोई भी इंडियन कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस इशू नहीं कर सकती। इशू करना पड़ेगा तो कौन सा प्रेफरेंस इशू करेगी, रिडीमेबल, और वो भी मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 20 ईयर के अंदर रिडीम हो जाना चाहिए। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनका कुछ टाइम बाद पेमेंट कर दिया जाएगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, मैक्सिमम कितना, 20 ईयर के अंदर अंदर करना पड़ेगा। हमारे इंडिया में कोई भी इंडियन कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस इशू नहीं कर सकती। कहता है सच शेयर आर दोज विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, जो भी टाइम दिया होगा 6 ईयर के अंदर, 7 ईयर के अंदर, 4 ईयर के अंदर, ठीक ना। अब बात आती है ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनका पेमेंट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कंपनी क्या होती है, वाउंड अप नहीं हो जाती है। इंडिया में इस तरह के शेयर आप इशू नहीं कर सकते। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कौन सी इशू हो सकता है, रिडीमेबल, वो भी मैक्सिमम कितने, 20 ईयर के अंदर रिडीम हो जाना चाहिए। कहता है ई प्रेफरेंस शेयर आर दोज द कैपिटल ऑफ विच कैनॉट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग अप, यानी वाइंडिंग अप के पहले पहले आप उसे रिफंड नहीं कर सकते। कहता है नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इशू एनी प्रेफरेंस शेयर विच इज ई रिडीमेबल
इंडिया में कोई भी कंपनी ऐसे शेयर इशू नहीं कर सकती जो कि क्या होगा, इरिडीमेबल, और रिडीमेबल भी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 20 ईयर के अंदर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कन्वर्टिएबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिएबल नाम से ही है ना, कन्वर्ट करने की बात हो रही है। जिस प्रेफरेंस शेयर को कुछ टाइम बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्टिएबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और जिसको आप इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। कहता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कहता है होल्डर ऑफ दिस शेयर हैव ए राइट टू गेट दियर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू। यानी वो शेयर्स जिसको आप क्या कर सकते हो, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन, आप चाहो तो कन्वर्ट करा सकते हो, उससे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर जिनको आप क्या कर सकते हो, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हैव नॉट बीन कन्वर्ट, हैव नॉट बीन कन्वर्टेड, ठीक ना। तो यानी समझ में आ गई बात ना, जिस प्रेफरेंस शेयर को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो वो क्या होता है, कन्वर्टिएबल, और जिस प्रेफरेंस शेयर को आप इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो क्या होता है, नॉन कन्वर्टिएबल। अब दूसरी बात ये है इक्विटी शेयर। सिंपल सी बात है, मैंने कहा शेयर दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होती वो शेयर कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर। या हम ऐसे कर सकते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होती वो कौन सा शेयर होती है, इक्विटी शेयर्स होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं अपने डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात है रेट ऑफ डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, डिविडेंड का जो रेट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी में फिक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद जो भी होता है, जो भी बैलेंस बचता है वो सब का सब किसका होता है, इक्विटी शेयर्स का होता है। एरियर ऑफ डिविडेंड, आपको याद है ना, प्रेफरेंस शेयर्स में एक कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। जो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, अगर प्रॉफिट है तो दिया जाएगा डिविडेंड, अगर प्रॉफिट नहीं है तो उनका जो डिविडेंड है जो दिया जाना था वो एक्यूमुलेट हो जाता है। यानी नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कौन सा प्रेफरेंस शेयर, कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो उनका पुराना डिविडेंड बाकी है वो दिया जाता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया जाता है। यानी अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर, तो उस केस में क्या होता है, जो एरियर ऑफ डिविडेंड होता है वो एक्यूमुलेट भी हो सकता है। कौन सा प्रेफरेंस शेयर, कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। जबकि इक्विटी में ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट है तो दिया जाएगा, क्योंकि उनका तो रेट ही फिक्स नहीं होता ना, इसलिए उनका एक्यूमुलेट नहीं होता। अब बात करते हैं प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपको पता है ना, मैंने आपको बता रखा है कि प्रेफरेंस शेयर को क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है किसके ऊपर, इक्विटी के ऊपर। पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को, बाद में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को। प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कल को कंपनी वाउंड अप हो जाती है तो पहले पैसा किसका लौटाया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को, बाद में किसका लौटाया जाएगा, इक्विटी शेयर्स को। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, डोंट हैव ए राइट। लेकिन इक्विटी को फुल राइट होता है, वो मैनेजमेंट में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। कन्वर्टिएबल, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये कन्वर्टिएबल नहीं होता है, इक्विटी शेयर कन्वर्टिएबल नहीं होता। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ आपका, रिडीमेबिलिटी, मतलब क्या होता है, रीपेमेंट करना। तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट क्या होता है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मैक्सिमम क्या होता है 20 ईयर के अंदर पेमेंट करना होता है। यानी प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। लेकिन जो इक्विटी शेयर होते हैं उनका पेमेंट कब होता है, जब कंपनी वाउंड अप हो जाती है तभी उनका पेमेंट हो सकता है, उसके पहले पेमेंट नहीं होता। अदरवाइज अगर आपने कंपनी अपने शेयर बाईबैक कर ले तो फिर शेयर का रिडम्पशन हो सकता है। अदरवाइज याद रखना, इक्विटी शेयर नॉट रिडीमेबल होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, यानी जब कंपनी वाउंड अप होती है तभी शेयर्स का पेमेंट किया जाएगा। अदरवाइज जब तक कंपनी चलती रहेगी शेयर्स का पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक कर लेती है, यानी वापस अपने शेयर को ले लेती है, उस केस में शेयर्स का पेमेंट हो जाता है। किसकी बात हो रही है, अपने शेयर कैपिटल की बात करनी है अपनी। कहता है शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कैपिटल राइज कैसे किया गया है,
इशू ऑफ शेयर, यानी जो पैसा शेयर इशू करके आया है, जो कैपिटल शेयर इशू करके आया है, उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। कहता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, किसने इन्वेस्ट किया है? शेयर होल्डर ने, टुवर्ड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर्स के फेस वैल्यू के बराबर, उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो याद रखिए बात ना, शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि शेयर इशू करके इकट्ठा किया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। वो अमाउंट जो इन्वेस्ट किसने किया है? बाय द शेयर होल्डर, उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस शेयर के फेस वैल्यू को अगर हम इकट्ठा कर लें, एक्यूमुलेट कर लें, कलेक्टिवली बात करें, तो क्या होता है? आपका शेयर कैपिटल होता है। कहता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। ऑथराइज कैपिटल, इसी का नाम क्या होता है? रजिस्टर्ड कैपिटल, इसी का नाम क्या होता है? नॉमिनल कैपिटल। ये लिखा कहाँ होता है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कि कंपनी इशू कर सकती है। कंपनी के पास राइट है, कंपनी के पास ऑथराइजेशन है कि कंपनी इतने का शेयर इशू कर सकती है। याद रखिए बात ना, जैसे मान लेते हैं कंपनी के पास ऑथराइज है, ऑथराइज कितना है? 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज़ का है। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 100 यानी कितना हो जाएगा आपका? 1 करोड़। तो ये है कंपनी की ऑथराइज कैपिटल। कंपनी के पास ये ऑथराइजेशन है, वो चाहे तो क्या कर सकती है? 1 करोड़ का शेयर इशू कर सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका? इशूड कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट होता है जो कि कंपनी ने इशू किया है। किसको इशू किया है? पब्लिक को। किसके लिए? ताकि पब्लिक इसे क्या करे? सब्सक्राइब कर ले। याद रखिए बात ना, इशू कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट होता है जो कि कंपनी क्या करती है? इशू करती है। किसको? पब्लिक को। किसके लिए? सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्रिप्शन मतलब पब्लिक उसके लिए क्या करे? अप्लाई करे। और ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट जो इश्यू नहीं हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? अनइश्यूड कैपिटल बोलते हैं। मान लेते हैं कंपनी ने 1 लाख नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या किया? 70,000 शेयर्स इशू किया। तो 70,000 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया आपका? 70 लाख। तो ये है कंपनी की इशूड कैपिटल। और जो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट इशू नहीं हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? अनइश्यूड कैपिटल। तो 1 लाख में 70 इशू हो गया, तो कितना इशू नहीं हुआ? 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा आपका? 30 लाख रुपीज। तो ये क्या आपका 30 लाख रुपीज अनइश्यूड कैपिटल है। यानी ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी ने इशू किया पब्लिक को, किसके लिए? सब्सक्रिप्शन के लिए, उससे हम क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। और ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट जो अभी तक इशू नहीं हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? अनइश्यूड कैपिटल। अब बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं कि जितना हमने इशू किया पब्लिक उतना ले ही ले। तो इशूड कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक क्या करती है? सब्सक्राइब कर लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 70,000 में से पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ कितना लिया? 50,000 शेयर्स लिया। तो 50,000 मल्टीप्लाई 100 ये कितना हो गया आपका? 50 लाख रुपीज। और इशूड कैपिटल का जो पार्ट पब्लिक ने नहीं लिया उसे हम क्या बोलते हैं? अनसब्सक्राइब कैपिटल। यानी 70,000 में से पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना कर लिया? 50,000। तो क्या सब्सक्राइब नहीं किया? 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई 100 यानी कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपीज। ये क्या हो गया आपका? अनसब्सक्राइब कैपिटल। याद रखिए बात ना, इशूड कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक क्या करती है? सब्सक्राइब कर लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। और जो पार्ट पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती उसे हम क्या बोलते हैं? अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो क्या लिखा हुआ आपका? सब्सक्राइब कैपिटल इज डायरेक्ट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। जो पब्लिक ने क्या किया? सब्सक्राइब कर लिया, उसे हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। और जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया उसे हम क्या बोलेंगे? अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब होता है ले लेना, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका। अनइश्यूड कैपिटल, मैंने कहा था ना ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट जो अभी तक इशू नहीं हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? अनइश्यूड कैपिटल बोलते हैं। याद है उस 1 लाख शेयर्स में से 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई 100 में से इशू कितना हुआ था? 70,000। तो 70,000 मल्टीप्लाई 100 ये क्या आपका इशू। और जो इशू नहीं हुआ
कितना इशू नहीं हुआ, 30,000। जो इशू नहीं हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, अनइशूड कैपिटल। तो वही बात है, ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट जो अभी तक इशू नहीं हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, अनइशूड कैपिटल बोलते हैं। अब बात करते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। कंपनी क्या करती है, सारे के सारे पैसे एक साथ नहीं मांगती। मैं एग्जांपल लेता हूँ, पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया था, 50,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का था, 100 का। कितना हो गया, 50 लाख रुपीज। ये तो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन कंपनी ने क्या किया, सिर्फ 100 रुपीज में से अभी 30 रुपीज मांगा है। अभी 100 रुपीज में से सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे मांगे, 30 रुपीज। तो 50,000 मल्टीप्लाई 30, ये जो 15 लाख रुपीज है ये कॉल्ड अप कैपिटल है। ये जो 15 लाख रुपीज है ये कैपिटल कौन सा है, कॉल्ड अप कैपिटल। यानी जो कंपनी ने कॉल किया, जो कंपनी ने पैसे मांगे वो क्या है आपका, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक ना। और सब्सक्राइब का जो पार्ट अभी तक कॉल नहीं हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल। तो मेरी बात सुनो, 100 रुपीज में से कॉल कितना हुआ है, 30 रुपीज। तो ये जो 30 रुपीज है मल्टीप्लाई 50,000, ये आपका कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कंपनी ने कॉल किया, कंपनी ने पैसे मांगे। और जो पैसा नहीं मांगा, देखो जरा, 50,000 शेयर्स था, एक शेयर 100 का था, आपने मांगा कितना, 30। यानी अभी तक आपने क्या नहीं मांगा, 70। तो जो पैसा अभी तक आपने नहीं मांगा वो क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल है। जो पैसा अभी तक आपने नहीं मांगा वो क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल है। क्लियर है ना। जो पैसा मांगा वो कॉल्ड अप, जो पैसा नहीं मांगा वो क्या है, अनकॉल्ड अप। यानी सब्सक्राइब कैपिटल का वह पार्ट जो आपने कॉल किया वो क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। और जो अभी तक आपने कॉल नहीं किया वो क्या है, अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब बात करते हैं अपने रिजर्व कैपिटल के बारे में। कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा रिजर्व करके रख देती है, यानी अनकॉल्ड अप का। यानी अनकॉल्ड अप कितना है, 70 रुपीज। अनकॉल्ड अप का कुछ अमाउंट, मान लेते अमाउंट वो कितना है, 10 रुपीज। 70 में से 10 रुपीज अनकॉल्ड अप का कुछ अमाउंट कंपनी रिजर्व करके रख देती है। और ये पैसा कब मांगा जाता है, जब कंपनी क्या होती है, वाउंड अप होती है। ये पैसा कब मांगा जाता है, जब कंपनी क्या होती है, वाउंड अप होती है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 50,000, और आपने 10 क्या कर दिया, रिजर्व करके रख दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। तो आपका रिजर्व कैपिटल कितना हो गया, आपका 5 लाख रुपीज आपका क्या हो गया, रिजर्व कैपिटल हो गया। तो आप बोल सकते हो ना, अनकॉल्ड अप का वह पार्ट जो कि कंपनी ने रिजर्व करके रखा है, किसके लिए, कंपनी वो पैसा कब मांगेगी, जब कंपनी क्या होगी, वाउंड अप होगी। उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। तो याद रखिए बात ना। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी को ऑथराइज है, कंपनी को राइट है कि कंपनी उतने का शेयर इशू कर सकती है। अब कंपनी को जितनी जरूरत होगी कंपनी क्या करेगी, उतने शेयर इशू करेगी। कंपनी को जरूरत सिर्फ कितने की थी, 70 लाख रुपीज की। तो कंपनी ने कितना इशू किया, 1 लाख नहीं, 70,000 मल्टीप्लाई 100। तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया, ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट जो अभी तक इशू नहीं हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, अनइशूड कैपिटल। तो 1 लाख में 70 क्या था आपका, इशूड था। तो 30 क्या हो जाएगा आपका, अनइशूड कैपिटल। यानी 30,000 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 30 लाख रुपीज। अब जो आपने इशू किया है, ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं कि पब्लिक वो शेयर क्या करेगी, ले ही लेगी। तो इशू कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक ने क्या किया है, सब्सक्राइब कर लिया, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। और जो पब्लिक ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे हम क्या बोलते हैं, अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो याद है ना, 70,000 में पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया था, 50,000। तो 50,000 क्या है, 50,000 मल्टीप्लाई 100, 50 लाख क्या हो गया, सब्सक्राइब। एंड 20,000 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा, अनसब्सक्राइब। अब मेरी बात सुनो, कंपनी सब्सक्राइब पैसे सारे के सारे एक साथ नहीं मांगती। कंपनी को जितने की जरूरत होती है उतने पैसे डिमांड करती है। जितने की डिमांड करती है उतना क्या हो जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल माना जाता है। तो कंपनी ने क्या किया था, 100 रुपीज में से सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज का डिमांड किया था। तो 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 30 रुपीज, यानी कितना हो जाएगा आपका कॉल्ड अप कैपिटल, 15 लाख रुपीज। और जो अभी तक कॉल नहीं किया उसे हम क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का वह पार्ट जो अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया है उसे हम क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो याद है 100 में से 30 क्या था, कॉल किया गया था। कितना कॉल नहीं था, 70 कॉल नहीं था। तो 50,000 मल्टीप्लाई 70 कितना हो जाएगा आपका, 35 लाख रुपीज। ये जो 35 लाख रुपीज अमाउंट है ये क्या आपका अनकॉल्ड कैपिटल है। यानी जो अभी तक हमने, जो कि कंपनी ने क्या किया, अभी तक अपने शेयर होल्डर से कॉल नहीं किया।
अब क्या होता है, कंपनी कभी कभी ऑन कॉल्ड अप का कुछ पार्ट कंपनी क्या करती है, रिजर्व करके रख देती है। कब मांगेगी वो पैसा, जब कंपनी क्या होगी, वाउंड अप होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। तो याद है ना, 70 रुपीज में से क्या हुआ था, 10 रुपीज कंपनी ने क्या किया था, रख लिया था। तो 10 रुपीज मल्टीप्लाई 50,000 कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपीज। तो हम बोल सकते हैं रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट होता है, अनकॉल्ड कैपिटल का वह पार्ट होता है जो कंपनी ने रिजर्व करके रखा है। किस लिए, ये पैसा कब डिमांड किया जाएगा, जब कंपनी क्या होगी, वाउंड अप होगी। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।